कूलम लॉ में जो फोर्स, उस फोर्स पे मीडियम कैसे पता लगेगा। तो मीडियम की जो डिपेंडेंसी होती है, कूलम लॉ में मीडियम की डिपेंडेंसी होती है, वो डिपेंडेंसी का इंफॉर्मेशन होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में, कि हमने जो फोर्स लिख दिया कि फोर्स की जो मैग्नीट्यूड आई, वो मैग्नीट्यूड आई के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने क्या लिख दिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन को अलग से बता दिया हमने। डायरेक्शन को अलग से बताया कि डायरेक्शन या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड। तो कूलम लॉ को लिखने का दो तरीका, अभी जो मैंने तरीका लिखा है उसमें फोर्स की मैग्नीट्यूड को अलग से बताया है और डायरेक्शन को फिगर बना के अलग से बताया है। डायरेक्शन को फिगर बना के क्या बताएंगे कि अगर मेरे पास दो चार्ज है, Q1 है और Q2 है, ये इसका ज्वाइनिंग लाइन है, ये इसका ज्वाइनिंग लाइन है, इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा। ये भी मैग्नीट्यूड में क्या होगा, F होगा, और ये भी मैग्नीट्यूड में क्या होगा, कब, जब ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है। या फिर कह सकते हैं कि Q1 इंटू Q2, इस इंफॉर्मेशन को ऐसे दिखा सकता है कि Q1 इंटू Q2 क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर दूसरा कंडीशन हो सकता है, ये Q1 है, ये Q2 है, एंड Q1 इंटू Q2 स्मॉलर देन 0 है, कहने का मतलब इसमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। उस वक्त जो फोर्स होगा, इसका जो ज्वाइनिंग लाइन है, ज्वाइनिंग लाइन उसी पे लगेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, वो इनवर्ड होगा पड़ेगा। ये फोर्स ऐसे हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्शन हम अलग से बताते हैं और फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो अलग से लिखते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम यही फॉर्मूला यूज होता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में से बता दिया जाता है इसमें, क्योंकि डायरेक्शन तो फिक्स होता है, या तो इनवर्ड लगेगा या आउटवर्ड लगेगा, कहाँ पे लगेगा, दोनों का जो ज्वाइनिंग सेंटर होगा, सेंटर लाइन होगा, उस पर लगेगा। अब इसमें देखो के होता है, Q1 और Q2 के बारे में पता है, R जो है पता है, के के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो है कि अबाउट के, इसको यहाँ से हटा दें, तो ये जो है अबाउट के है ना, अबाउट के बारे में कुछ चर्चा। तो के क्या होता है, तो के है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, के हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये के की जो वैल्यू है ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। तो हम यहाँ पे मीडियम जो है, मीडियम का होना और मीडियम का न होना, ये दो पार्ट मानते हैं। एक, जब चार्ज को ऐसी जगह रखा गया जहां उन चार्ज के बीच में या आसपास सराउंडिंग कोई मीडियम नहीं है, मतलब वो जगह क्या हो जाएगी, वो जगह हो जाएगी फ्री स्पेस या वैक्यूम। मतलब इसमें पहला केस ये ले सकते हैं, पहला केस कि इफ charges are placed in vacuum, मतलब ये दोनों चार्ज हमने लिया, ये दोनों आइसोलेटेड चार्ज लिया और इसको कहाँ रख दिया, इसको रख दिया ऐसी जगह में जिस जगह में इन चार्ज पार्टिकल के आसपास या इस चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई भी मैटर नहीं है। मैटर मतलब कुछ है ही नहीं, कोई मैटर ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं, मतलब कोई और दूसरा मास नहीं होगा, दूसरा मास नहीं होगा तो और कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके आसपास में नहीं होगा। चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होगा, कोई मैटर नहीं है, केवल यही दोनों। तो उस केस में जब फोर्स लिखा जाएगा और जब के उसमें आएगा, तो उस केस में जो के की वैल्यू हो जाती है ना, इन दिस केस के जो हो जाएगा वो होता है 9 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 यूनिट, 9 इंटू 10 की पावर 9 यूनिट। अब के का यूनिट क्या होता है, तो के का यूनिट हम निकाल सकते हैं, के का यूनिट हो जाएगा यूनिट ऑफ के एंड डायमेंशन ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के के लिए क्या लिख सकते हो, ये होगा 1 बाय फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ से के लिख सकते हैं हम लोग फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड Q1 एंड Q2। तो यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, फोर्स का होता है न्यूटन, आर तो है लेंथ, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे चार्ज है कूलम, तो कूलम स्क्वायर। तो के की यूनिट हो जाएगी, के की यूनिट हो जाएगी, ये हम लिख देंगे यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये वैल्यू कितनी आई, ये जो वैल्यू आती है करीब करीब, ये वैल्यू आती है करीब करीब बिल्कुल नियरली 9 इंटू
10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये कब होता है? ये होता है जब चार्ज पार्टिकल को कहां पर डाला गया? वैक्यूम में डाला गया। फॉर अदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कहो सम हिस्टोरिक रीजन, के को 9 इंटू 10 की पावर 9 के अलावा, के को 9 इंटू 10 की पावर 9 के अलावा के को ऐसे भी लिखा जाता है, के इक्वल टू 1 बाई 4 पाई और नीचे में ये इप्सिलॉन डाल दिया जाता है। ये जो है यहाँ पे, ये जिसको हम पढ़ेंगे इप्सिलॉन नॉट, ये है इप्सिलॉन नॉट या इसका स्पेलिंग होता है NOUGHT, इप्सिलॉन नॉट। ग्रीक लेटर है इप्सिलॉन नॉट। और 4 तो हो गया, नंबर ही हो गया, पाई क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो ये जो इप्सिलॉन नॉट है, इसको बोला गया परमिटिविटी, इसको बोला गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम बोला गया। तो यही जो इप्सिलॉन होता है, अलग अलग मीडियम के लिए इप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी, और नाम हो जाएगा उसका परमिटिविटी। अब यहाँ तो हम चार्ज रखे हैं वैक्यूम में, तो ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड वैक्यूम। जब यहाँ दूसरा मीडियम हो जाएगा, मान लो पानी हो जाएगा या ग्लास हो जाएगा या कोई और दूसरा मीडियम हो जाएगा, तो वहां पे परमिटिविटी उस मीडियम के हिसाब से आ जाएगा, परमिटिविटी जो है उस मीडियम के हिसाब से आ जाएगा। अब इस परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है, इस परमिटिविटी की वैल्यू वो हमें निकालनी पड़ेगी। उसका पहले हमको यूनिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक बार यूनिट और डायमेंशन जैसा क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इस परमिटिविटी का यूनिट निकालना पड़ेगा, डायमेंशन निकालना पड़ेगा और उसके बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है सब लोगों को? यस सर। मिटाएं इसको। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम, फ्री स्पेस या वैक्यूम, मिटाएं इसको। यस सर। नो, ठीक, चलो जल्दी हो जाए तो बोल देना तनिष्क। कुछ लोग इसको शायद लिखना है। ओके ठीक, चलो। तो के को क्या लिखा जाएगा? के को लिखा जाएगा फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए के को लिखा जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और इप्सिलॉन नॉट इसमें से क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जब ये लिखा गया तो फोर्स की वैल्यू जो आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई के के बदले 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया, ये चीज आ गई। अब यहाँ से अगर पूछेगा कि हाँ क्या यूनिट और क्या डायमेंशन हो जाएगा इसका, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए इप्सिलॉन नॉट को, इप्सिलॉन नॉट क्या है? इप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ और फोर्स को इधर नीचे ले आओ, तो इसको हम लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन कितना? R स्क्वायर इनटू कितना आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। अब अगर इप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछ रहा है, यूनिट ऑफ इप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1 का तो नंबर है, कोई यूनिट नहीं, 4 पाई भी नंबर है, कोई यूनिट नहीं। चार्ज जो है, चार्ज ऊपर है Q1 एंड Q2, तो यहाँ हो जाएगा कूलम, इस चार्ज का भी क्या हो जाएगा? कूलम। नीचे क्या है? R स्क्वायर, R तो लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। और फोर्स कितना आ जाएगा? न्यूटन आ जाएगा।
तो यूनिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डायमेंशन इसका कई बार आ जाता है, तो डायमेंशन तो तुम्हें निकालना आता है, ये तुम्हें बताते हैं। डायमेंशन ऑफ लिख दोगे कौन सा, इप्सिलॉन नॉट लिख दोगे, मतलब ये लिखना है इस तरीके से, तो इसको लिखना है तो इसको कैसे लिखोगे, इप्सिलॉन नॉट के बदले में 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F लिख दिया जाएगा। अब इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, नंबर है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो हम किसका लिखेंगे, इसका डायमेंशन Q1 का डायमेंशन, Q2 का डायमेंशन, R स्क्वायर का डायमेंशन एंड F का डायमेंशन। Q1 होता है चार्ज, चार्ज का डायमेंशन होता है, चार्ज जो हम लिखते हैं, चार्ज हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, चार्ज हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है। Q1 जो हो जाता है वो क्या होता है, करंट, करंट इनटू टाइम होता है, ये होता है I इंटू टी हो जाता है। I के बदले हम लिखते हैं A और T के बदले T, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन जो ऊपर हो जाएगा 80, ये भी कितना हो जाएगा 80, दोनों चार्ज ही है, ये कितना हो गया L स्क्वायर लेंथ स्क्वायर, और फोर्स जो होता है ml t माइनस 2 हो जाता है, ml t माइनस 2। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, m एक ही है तो m ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। L कितना है, तो एक L यहाँ पे है और 2 L यहाँ पे है, तो L कितना 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा। और T कितना है, T जो है एक यहाँ और 2 यहाँ, ये 2 जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो T की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और A कितना है, एक यहाँ 2 यहाँ, तो ये हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन ये आ जाएगा। तो ये रहा इसका प्रॉपर यूनिट एंड डायमेंशन। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नो सर। नो सर। बताएं इसको, यस यस सर। ओके अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं जो अभी के लिए नहीं, आगे का है, ये आगे का है, थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि समझ में आया तो अच्छी बात है, पता होगा पहले तो अच्छी बात है, इंफॉर्मेशन है, नहीं पता तो बस इसको जान दो। होता क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये सब चीज जो है ना आपस में रिलेटेड है, ये सब चीज आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड होगा, तो बाद में से कुछ स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, लाइट ये होती है, इसको हम इन वैक्यूम उसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, और C जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे ये न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। मैक्सवेल नाम का एक आदमी था, प्राणी था, साइंटिस्ट था, उसने स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम में जो निकाला था, उसका फॉर्मूला दिया था 1/√μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें से एप्सिलॉन नॉट देख ही चुके हो क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस, और ये जो एप्सिलॉन नॉट, ये है म्यू नॉट, ये है म्यू नॉट, ये इसका नाम होता है, ये जो होता है, ये होता है परमेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो परमिटिविटी होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर ऑफ मीडियम को डिफाइन करता है। और ये जो परमिबिलिटी होता है, ये मैग्नेटिक नेचर ऑफ मीडियम को डिफाइन करता है। और इस म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है, म्यू नॉट की वैल्यू वो होती है 4π × 10⁻⁷। अभी तो इसका यूनिट हम नहीं बता सकते क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड से आता है, तो बस जान दो कि इसका यूनिट होता होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट को इस तरीके से लिखा था, किसमें, वैक्यूम में।
स्पीड ऑफ लाइट को इस तरीके से वैक्यूम में लिखा जाता है, और किसी और मीडियम में होगा, किसी और मीडियम में, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट म्यू एप्सिलॉन हो जाता है। म्यू एप्सिलॉन मतलब म्यू जो है उस मीडियम की परमिटिविटी और म्यू एप्सिलॉन जो है उस मीडियम की परमिटिविटी हो जाती है। तो ये तो बात करेंगे जब किस पे आएंगे, जब मीडियम के बारे में लिखा है, तो इस तरीके से। अब यहाँ से जो एप्सिलॉन है, यहाँ से एप्सिलॉन है या यहाँ से के है, उस के को जो लिखा जा सकता है स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखा जाता है। तो वो कैसे लिखा था देखना, यहाँ से हम लिख सकते हैं फर्दर कि यहाँ से क्या आ गया, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन आएगा, और यहाँ से c इंटू म्यू नॉट इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। अब क्या करो, नीचे भी इससे 4 से डिवाइड कर दो, इसके नीचे 4 पाई से डिवाइड कर दो, तो यहाँ अगर c स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कर दिया तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, 4 पाई एप्सिलॉन करना पड़ेगा, और ये वैल्यू क्या होती है, k हो जाती है, और ये वैल्यू देख लो क्या हो जाएगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर 7 होता है, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये जो आ जाएगा 10 की पावर 7 माइनस 7 यूनिट आ जाएगी, 10 की पावर माइनस 7 यूनिट। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो आएगा c स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, k। मतलब फाइनली हम लिख सकते हैं k स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, k की वही यूनिट हो जाती है ना, k की यूनिट होती है। और वहां से यहाँ से फिर देखो, यहाँ से k जो है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम स्क्वायर आता है। कैसे आता है देखो, c हम क्या लिखें, तो c है इसके इक्वल है, तो c उसमें डाल दो, तो c जब उसमें डालेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 स्क्वायर, और बाहर कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लेंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर कितना 16 इंटू 10 की पावर कितना आएगा माइनस 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करके 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो ये k की न्यूमेरिक वैल्यू जो हम लिखे थे, k की न्यूमेरिक वैल्यू कहीं अभी लिखे थे पहले, वो k की न्यूमेरिक वैल्यू हो जाती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, रखोगे अच्छा रहेगा कि कभी कोई कंसेप्ट आ जाए, इसके बेस पे कोई क्वेश्चन आ जाए उसके लिए, और ना रखो तो भी अच्छा है। हटाए इसको, एक सेकंड सर, नहीं लिखे हैं सर। नो सर, नहीं हटाइए। क्या लिखा है, हैप्पी एनिवर्सरी मुन्ना सालू, दोनों का नंबर नहीं। हो जाए तो बता देना मैसेज करके चैट में। ओके, तो इन फ्री स्पेस और वैक्यूम फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जनरली किताबों में यही वैल्यू लिखा रहता है। अब इसमें जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये एक्सपेरिमेंटली आया है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है ना, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाती है परमिटिविटी की वैल्यू। दरअसल परमिटिविटी ये को ऐसे समझ सकते हो कि परमिटिविटी जो चीज है, या परमिटिविटी जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में ये चीज रहता है कि जो मीडियम है, जो पर्टिकुलर जहां पे चार्ज को रखा गया है, वो जो मीडियम है अपने थ्रू
अपने थ्रू जो फोर्स है नेचर में इलेक्ट्रोस्टैटिक, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कितना सपोर्ट या कितना अपोज करता है, उस चीज को कितना सपोर्ट या कितना अपोज करता है। तो फ्री स्पेस में या वैक्यूम में तो कोई मीडियम रहेगा ही नहीं रहेगा, तो वहां जो फोर्स होगा वो फुल ऑन होगा। वहां पे जो एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स दूसरे चार्ज पे केवल और केवल कौन सा रहेगा, वो पूरा का पूरा जो नेचर में रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा और पूरा का पूरा इफेक्ट रहेगा। उस इफेक्ट को कोई न बढ़ा रहा होगा न घटा रहा होगा, उस इफेक्ट को ना कोई कम कर रहा होगा कोई ना कोई ज्यादा कर रहा होगा। लेकिन अगर उसको किसी और मीडियम में डाल दिया जाए तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ केस में उस फोर्स को जो मीडियम है उस फोर्स को उससे थोड़ा कम कर रहा होता है, या फिर एक कुछ स्पेशल केस में उसको बढ़ा भी देता है। तो ये तो थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम करेंगे, चर्चा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ये फोर्स होगा कौन सा, ये फोर्स किसमें है, ये है वैक्यूम है, ये है फोर्स इन वैक्यूम, ये है फोर्स इन वैक्यूम। तो समझ सकते हो कि इस वक्त कह सकते हो कि यहाँ Q1 है और यहाँ Q2 है, और ये अगर वैक्यूम में है कोई और मैटर नहीं है, तो अगर तुमसे पूछे कि हाँ Q1 पे अभी टोटल फोर्स नेट फोर्स जो लग रहा है वो कौन है, कौन लगा रहा है, तो वो जो हो जाएगा केवल और केवल कौन लगा रहा होगा, वो लगा रहा होगा 2 लगा रहा होगा। Q2 पे कौन लगा रहा है, Q2 पे कौन लगा रहा है, Q2 पे, अगर Q2 पे नेट फोर्स की बात की जाए तो आसपास तो कोई मैटर है ही नहीं, केवल और केवल चार्ज पार्टिकल कौन सा है, Q1 है। तो Q1 इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो कौन लगा रहा होगा, ये लगा रहा होगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन जो हो जाएगी इस तरीके से उस लाइन पे होगी। अगर दोनों डिसिमिलर नेचर का है तो इनवर्ट हो जाएगा, सिमिलर नेचर का तो आउटवर्ट हो जाएगा, और फोर्स की मैग्नीट्यूड जो हो जाएगी ये हो जाएगी। मतलब ये जो फोर्स है, ये फोर्स है, ये है नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज due to another charge। अब ये चीज हम इतना विस्तार पूर्वक इतना स्ट्रेस देके बता रहे हैं क्योंकि इस पे एक बार जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, इस चीज पे इतना जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। अब जब वक्त आएगा तो जेई क्वेश्चन का भी हम चर्चा करेंगे, अभी उसका वक्त नहीं आया है, तो और बताने के बाद उसका वक्त आएगा। तो वैक्यूम में याद रखना है कि 2 चार्ज केवल वैक्यूम में है, तो उस वक्त एक चार्ज पे लगने वाला जो होता है टोटल फोर्स वो होता है दूसरे के द्वारा अप्लाई किया जाने वाला। लेकिन जब वही चार्ज को दूसरे मीडियम में ले जाया जाएगा तो उस चार्ज पे, जैसे Q1 की बात करेंगे तो उस चार्ज पे जो हो जाएगा उस चार्ज पे केवल और केवल Q, मान लो हम Q1 की अगर बात कर रहे हैं तो अगर इसी चार्ज को किसी और मीडियम में ले जाए, इस चार्ज को मान लो हम किस में ले जाए, पानी में ले जाए, या हम मीडियम चेंज कर दें, या हम अलग मीडियम में ले जाए, मीडियम में अब यहीं पे हम Q1 रख दें, यहीं पे हम Q2 रख दें। अब यहाँ पे जो ये हो जाएगा कौन सा F21 आ जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा ये F12 आ जाएगा। अब ये F21 जो हो जाएगा ये नेट फोर्स होगा किस पे, ये नेट फोर्स होगा चार्ज Q2 पे। अब इसमें Q1 का भी पार्ट होगा, Q1 का ही पार्ट होगा, और जो मीडियम है, जो पानी है, मीडियम जो वाटर मॉलिक्यूल है, उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आ जाएगा। तो अब ये F21 जो है ये केवल और केवल फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 नहीं रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसमें मीडियम का भी इफेक्ट आ जाएगा, मीडियम भी अपना प्रभाव डालेगा। तो अगर किसी चार्ज पे दूसरे चार्ज का नेट फोर्स हमें निकालना है तो क्या करना होगा, उस चार्ज को हमको वैक्यूम में रखना पड़ेगा, और वैक्यूम में जो आएगा कैलकुलेट करके वही ये फोर्स की वैल्यू आएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट इसमें? नॉट का वैल्यू है ये भी वैक्यूम में ही है। हाँ वो वैक्यूम है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो वैक्यूम है। ई नॉट जहां भी रहेगा मतलब वैक्यूम का परमिटिविटी होगा, ई नॉट के अलावा कुछ आता है तो मीडियम का होता है। तो हम अभी देखते हैं हर मीडियम में निकाला जाएगा, हर मीडियम में मीडियम का इफेक्ट चार्ज पे अलग अलग होगा। हाँ अलग अलग होगा, वो अलग अलग होगा। उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम करेंगे। फोर्स डिपेंडेंसी ऑफ मीडियम नाम का टॉपिक जब आएगा इसी में आगे, उस पर हम मीडियम कैसे इफेक्ट डालता है उसका चर्चा हम करेंगे। फिलहाल ये समझना है, जो हम पॉइंट तुमको स्ट्रेस देकर समझाना चाह रहे हैं, ये समझना है कि जब वैक्यूम में दोनों चार्ज रहेगा तो किसी एक चार्ज पे जो टोटल फोर्स लगेगा, जिसको हम नोटेशन में दे रहे हैं F के हिसाब से, F12 या F21 के हिसाब से दे रहे हैं, तो अगर ये वैक्यूम में है तो F12 जो है, F12 ये है फोर्स Q1 पे लगने वाला,
Q1 पे लगने वाला किसके द्वारा, उस फोर्स में कंप्लीटली जो इफेक्ट है, कंप्लीटली जो उसमें सारा का सारा इफेक्ट है वो Q2 का है। लेकिन यही जब मीडियम में चला जाएगा तो इस F12 में F2 इस कौन सा Q1 पे जो फोर्स लग रहा है F12 उसमें Q2 का भी इफेक्ट रहेगा और साथ में मीडियम पे जो पार्टिकल है उसका भी इफेक्ट आता रहेगा। ये चीज को ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो पहला चर्चा हमने कर लिया, पहला चर्चा हमने कर लिया किसका, ये अभी अभी जो टॉपिक चल रहा है, मतलब सब टॉपिक चल रहा है, ये किससे चल रहा है, ये चल रहा है अबाउट के। और उसी में हम जो देखे थे कि पहले उसको कहाँ प्लेस किया गया, ये पूरा का पूरा चर्चा चल रहा था कि जब चार्ज को कहाँ प्लेस किया गया, वैक्यूम में प्लेस किया गया। अब इसी में नेक्स्ट देखते हैं कि इफ द चार्ज are placed in some medium, जब किसी मीडियम में चार्ज को प्लेस किया जाएगा तो मान लो अब ये वैक्यूम नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है, अब ये मीडियम क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, एनी मीडियम, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है इसके बीच में। कोई सॉलिड मीडियम हो सकता है, लिक्विड मीडियम हो सकता है, गैसेस मीडियम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई बैरियर नहीं डालता है कि हाँ बीच में कुछ हम सॉलिड डाल दें तो रुक जाएगा, वो लगेगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो पेनिट्रेट करके लगता ही लगता है। तो इसके है ना, अब हम क्या कर दिए कि दूसरा मीडियम ले लिए, ये हम मीडियम ले लिए, ये मीडियम ले लिए और इस मीडियम में क्या कर दिया, हम चार्ज को डाल दिया, इस मीडियम में Q1 Q2 को डाल दिए। अब मीडियम का जो होगा परमिटिविटी अलग हो जाएगा। तो हम सपोज करते हैं कि लेट इप्सिलॉन क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये जो परमिटिविटी होगा, इस परमिटिविटी को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, इस परमिटिविटी को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कैसे कि अगर मान लो ये जो परमिटिविटी है इसका रेशियो निकालते हैं, इसका हम रेशियो निकालते हैं किससे, फ्री स्पेस वाले से, E/E0 ये रेशियो, और इस रेशियो का हम एक नया नाम देते हैं और यहां से E जो आ जाता है तो E0/ER आता है। अब ये E क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी। जैसे ε0 की न्यूमेरिक वैल्यू थी, इसकी भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी, वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग आएगा, वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग आएगा। अब इस मीडियम की जो परमिटिविटी है, इस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है ना, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किस रेशियो में है, उस रेशियो को कौन बता रहा है, उस रेशियो को बता रहा है ER। इसलिए इसका नाम जो होता है ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम with respect to vacuum or free space, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। और इस चीज को हम इस तरीके से कंबाइन करते हैं। अब यहां जो फार्मूला बन जाएगा K का, यहां जो फार्मूला बनेगा K का, वो K जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा। अब ये एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग मीडियम पे अलग अलग होती है, वाटर के लिए अलग होगा, ऑयल के लिए अलग होगा, ग्लास के लिए अलग होगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया होता है, वही फिर वैल्यू लंबा चौड़ा आता है, कुछ वैल्यू करके डिसिमल करके कुछ 10 की पावर 12 के आसपास कुछ आता है, वो अलग अलग के लिए अलग आता है। हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू पता होता है या दिया गया होता है वो दिया गया होता है रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में उसकी क्या परमिटिविटी है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में क्या, मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो है एक हम वैक्यूम को रेफरेंस मान लिए, उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम मानते हैं कितना उसको परमिट कर रहा है। तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, ये रिलेटिव परमिटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ जो K की वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू जो आ जाएगी
वो क्या आ जाएगी 1/4 या फिर के लिख सकते हो 1/4 इंटू कितना लिख देंगे हम लोग E R लिख देंगे, के की वैल्यू ये आ जाएगी। और जब के की वैल्यू ये आ जाएगी तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स हो जाएगा के इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा R², और जहां R² क्या हो जाएगा R² R जो है इन दोनों के बीच का गैप है वो आ जाएगा, और इस चीज को हम लोग लिख देंगे 1/4 और ये फोर्स किसका हो गया, ये फोर्स जो हो गया मीडियम का हो गया। ये जो फोर्स आ गया ये है फोर्स ऑफ किसका, मीडियम के अंदर फोर्स है उसका। मीडियम के अंदर वो चार्ज पार्टिकल पे किसी एक चार्ज पार्टिकल पे कितना नेट फोर्स लगेगा वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू एप्सिलॉन r, वही एप्सिलॉन के बदले के बदले, और यहाँ ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन कितना R²। अब ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, इस फोर्स के फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फोर्स के फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा सकते हैं कितना, F मीडियम इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R² इंटू 1/एप्सिलॉन R को हमने अलग कर दिया। अब ये देख सकते हो क्या है, ये जो है वही चार्ज पार्टिकल कहाँ पे होता, जब वैक्यूम में होता तब उस पर लगने वाला फोर्स था। तो यहाँ हम कर सकते हैं कि मीडियम पे जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ये है वैक्यूम पे लगने वाला फोर्स इंटू 1 कितना है एप्सिलॉन R है, एप्सिलॉन R, और यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ से फर्दर F मीडियम इक्वल टू F वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन R, या एप्सिलॉन R की वैल्यू हो जाएगी F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, और यहीं से हम रिलेटिव परमिटिविटी निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी निकालने का इनडायरेक्ट तरीका हो सकता है क्या, कि पहले तुम चार्ज को कहाँ ले जाओ वैक्यूम में, उसको मेजर कर लो कि इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, फिर उसी चार्ज को किसी मीडियम में ले जाओ, किसी मीडियम में, इस मीडियम का तुमको क्या मेजर करना है, ये परमिटिविटी मेजर करना है, रिलेटिव परमिटिविटी मेजर करना है। अब यहाँ पे दोनों फोर्स की वैल्यू निकाल लो। मान लो वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू आती है 10 न्यूटन आती है, और मीडियम में जो आती है फोर्स की वैल्यू कितनी आती है 8 न्यूटन आती है। तो ER की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ER की वैल्यू हो जाएगी 10/8 आ जाएगी, ये आ जाएगा 5/4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.125 क्या जाएगा, वही क्या हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर हम सेम मीडियम की बात करते हैं, मतलब कि चार्ज को पहले हम कहाँ डालते हैं, चार्ज को हम डालते हैं पहले वैक्यूम में डालते हैं और फिर उसको किसी और मीडियम में डालते हैं, तो आफ्टर एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि फोर्स ऑन वैक्यूम जो होता है वो सबसे अधिक होता है, और मीडियम में फोर्स की वैल्यू जो अधिक कम हो जाती है। तो वहां से F मतलब यहाँ से आता है कि F वैक्यूम जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, F मीडियम आता है, और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा एक्सपेरिमेंटली, और वहां से फिर ER की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली जो है कूलम ने निकाल के डिफाइन किया था। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सर यहाँ क्या लिखे हैं, F V is greater than F मीडियम, उसके नीचे एक्सपेरिमेंटली, और फिर वहां से कि ER ग्रेटर देन कितना हो गया 1। ठीक है, यस बताएं Yes, इसको, sir. बताएं। Yes, sir. ओके, तो जो ER है, ER मतलब ये क्या आ गया, ER जो आ गया, ये आ गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ क्या आया, ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या आया, वैक्यूम। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गया फोर्स वैक्यूम में कितना लग रहा है चार्ज पे अपॉन फोर्स मीडियम में कितना लग रहा है चार्ज पे, तो ये रेशियो हो जाता है। ओके, अब यही ER जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, रिलेटिव किसके लिए, ये हो जाएगा वैक्यूम के लिए, 1 हो जाएगा। हाँ, बोर्ड में डेरिवेशन आएगा,
बोर्ड में डेरिवेशन आया हुआ है, डेरिवेशन आ सकता है, इसलिए तो इतना डिटेल में बता रहे हैं। अब क्योंकि क्लास 12 में जो भी कुछ पढ़ते हो वो सब बोर्ड में है, और बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, उसमें कुछ भी डेरिवेशन आ सकता है। फिर भी अभी जितना है वो पूरा कर लो, लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन दिया जाएगा कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो क्वेश्चन दिया जाएगा। इसी में से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आएगा उसमें से कौन कौन आ सकता है दिया जाएगा, वो लास्ट में, वो पूरा पढ़ने के बाद। और कोई भी टीचर अगर तुमको देता है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन तो चांसेस होता है कि 20-80% उसी से आता है, 20-80% तुम्हारा उसी से आता है। ओके, तो ये टाइम भी अब खत्म होने वाला है। तो आज हमने यहाँ पे आगाज किया है जिसका कूलम्ब लॉ का भी आगाज किया है, स्टार्टिंग की है उसकी, और एक दो लेक्चर अब ये चलेगा। बहुत सारी किताबों में जैसे एनसीईआरटी हो गया, एससी वर्मा हो गया, उसमें 2 पेज लिखे छोड़, एक दो पैनल लिखे छोड़ देते हैं, बट ये कूलम्ब लॉ पे हमें लंबा चौड़ा डिस्कशन करना है। हाँ बोलो अंजलि, क्या बोलना चाह रही हो? सर ये लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? R is equal to 1 vacuum. ER equal to 1 फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए हो जाएगा ना 1, ये हो जाएगा फॉर वैक्यूम। वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी उसी रिस्पेक्ट में कितनी 1 ही हो जाएगी। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक। यार मैक्सिमम इंफिनिटी तक हो सकता है या कोई फिक्स्ड वैल्यू है?